दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बजाज पल्सर 220 के इंजन की फुल डिटेलिंग के बारे में। दोस्तों मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 गियर बॉक्स ओवरऑलिंग फुल डिटेलिंग, पार्ट 2 क्लच ओवरऑलिंग फुल डिटेलिंग, पार्ट 3 हेड सिलेंडर और मैग्नेट ओवरऑलिंग। तो दोस्तों इसका पार्ट 1 मैंने आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं, पार्ट 2 आप देख रहे हैं और पार्ट 3 आपको आने वाले समय मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है विकास सागर, मैं हूं मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन। आप देख रहे हैं आरवी सागर चैनल। और दोस्तों प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप चाहते हैं मैं रेगुलर वीडियो डालूं तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए, जिससे मैं आगे जाके इस पर रेगुलर वीडियो डाल सकूं। और जो भी वीडियो मैं डालूंगा अपने दिल शिद्दत पूरी मेहनत के साथ डालूंगा, अपनी कोई कमी और कसर नहीं छोड़ूंगा। बस आपको एक छोटी सी मेहनत करनी है, ओनली सिर्फ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। ओके दोस्तों, तो चलते हैं इस वीडियो में आगे। क्लच साइड और ये है बॉडी बैलेंसर गियर, इसको हम फिट करेंगे दोस्तों बॉडी बैलेंस गियर में ज्यादातर जो नोटिस करने वाली चीजें होती हैं वो होती है गियर जो दिखाई दे रहा है आपको। इस गियर के अंदर एक एरो बना होता है जो टाइमिंग मिलाने के लिए होता है, बट एरो के बाद हम बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं इस गियर की गरारी की जो इस पर लगी हुई है। ये फिक्स आती है कंपनी से बॉडी बैलेंस गियर के साथ। ज्यादातर क्या होता है, ये गियर कट जाता है कुछ टाइम चलने के बाद, करीब 30 से 40 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी जब ये कट जाता है बहुत ज्यादा, और कटने पे ये साउंड करता है। इसका ध्यान रखें, अगर ये कटा हुआ है तो इसको चेंज कर दें। दोस्तों दूसरी चीज होती है इसका बैरिंग। अगर बैरिंग में जरूरत से ज्यादा प्ले है फिर भी आपको बॉडी बैलेंस गियर रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बैरिंग खराब होता है या गरारी खराब होती है, दोनों ही इसके पार्ट अलग से नहीं आते। पूरा कंप्लीट बॉडी बैलेंस गियर ही परचेज करना पड़ता है और ये पूरा ही आता है। इसके खराब होने से दोनों के गाड़ी वाइब्रेशन ज्यादा करती है, साउंड भी ज्यादा करती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर इन दोनों में से कोई कमी आपकी गाड़ी में आ रही है तो एक बार जरूर ये टेक्नीशियन से चेक करा लें। तो दोस्तों दिखाए गए तरीके से लुब्रिकेंट करें, उसके बाद इसको फिट करें। दोस्तों ये है बैरिंग स्टॉपर, इसको दिखाए गए तरीके से लगाएं। इसके बोल्ट को टाइट करें क्लॉकवाइज। दोस्तों ये है स्टॉपर गियर शिफ्टर ड्रम का, इसके अंदर है स्प्रिंग, बोल्ट और वार्सल। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो रूलर लगा हुआ है, इस रूलर में जो से अधिक प्ले आ जाती है, खड़ी प्ले या साइड प्ले। अगर ऐसा होता है तो इसको आप चेंज कर दें, इग्नोर ना करें इसको। अगर ऐसे ना लगाएं, अगर आप लगाते हैं या इग्नोर करते हैं मतलब प्रॉपर तरीके से जो आप गियर शिफ्ट करना चाहेंगे वो हो नहीं पाएगा, और जिसकी वजह से क्लच पेडल जल्दी खराब हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये प्रॉब्लम अगर आपकी गाड़ी में आ रही है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ की वजह से आ रही हो, तो इसको आप देखें, इग्नोर ना करें, ध्यान रखें। और इसकी स्प्रिंग का भी ध्यान रखें, वो जो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो गई हो। अगर सॉफ्ट होगी तो भी वही प्रॉब्लम सेम आएगी। तो अगर ऐसा है तो इसे चेक करें, अदरवाइज इसको दिखाए तरीके से फिट करें। दोस्तों ये है गेट साफ्ट। दोस्तों गेट साफ्ट को लगाने से पहले कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गेट साफ्ट में दोस्तों लगाने से पहले इसके दांते चेक करें, ग्रुप। अगर ये ग्रुप कटे हुए हैं, घिसे हुए हैं, तो आपकी गाड़ी में जो गियर लीवर होता है उसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। गियर लीवर किसी भी सर्विस पे ठीक से टाइट नहीं हुआ तो जल्दी खराब हो जाएगा। आपकी गाड़ी में अगर गियर लीवर बार बार खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके ग्रुप जो है वो खराब हो गए होंगे, घिस गए होंगे। तो इस चीज को चेक कर लें, अगर ऐसा है तो आप इसको चेंज करा लें। दूसरा दोस्तों इसके अंदर होता है इसकी स्प्रिंग। अगर आपकी गाड़ी की गियर साफ्ट की स्प्रिंग ये लूज हो जाए या टूट जाए, कि आप गाड़ी में जब गियर डालेंगे तो पहला डालेंगे तो तीसरा डल जाएगा, तीसरा डालेंगे तो दूसरा डल जाएगा। एक्चुअल में जो गियर आप डालना चाहते हैं वो गियर प्रॉपर तरीके से नहीं डलेगा, जिसकी वजह से क्लच पेडल खराब हो जाएंगी। और तीसरा दोस्तों जो इसमें पॉइंट है वो ये है इसका जो लीवर। अगर ये लीवर कटा हुआ है, इसमें साइड में गड्ढे पड़ जाते हैं, तो आपकी गाड़ी में बहुत ज्यादा गियर हार्ड डलेंगे और बहुत नॉइज भी करेंगे। गियर डालें कटाक कुट ऐसे आवाज आएगी और बहुत हार्ड डलेंगे। ऐसा है दोस्तों, आप इसे अपनी गियर साफ्ट को चेक कराएं, कहीं ना कहीं यही सेम प्रॉब्लम होगी। अब इसका अंदर दोस्तों ये नहीं कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है तो खाली गियर साफ्ट ही खराब होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं इस वीडियो में आगे कवर करूंगा। आप इस वीडियो बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो छोड़ दी दोस्तों तो बाद में आप यही बोलोगे काश मैं वीडियो को देख लेता, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। जो मेरा 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरे काम के अंदर,
मैंने चीजें फेस की हैं, देखी हैं, हजारों गाड़ियां करी हैं, तो उसके अंदर मुझे ये चीजें नजर आई हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे और जो चीज मैंने देखी है मैं वही इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा अपना 100% दे रहा हूँ। तो प्लीज आप भी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छी लगे, पसंद कर आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अच्छी ना लगे तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा इसको और अच्छा बनाने में। दिखाए गए तरीके से लुब्रिकेट करें और फिट करें। दोस्तों यह है टाइम मशीन गाइड। दोस्तों इसका ध्यान रखें, ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए और इसका बोल्ट प्रॉपर टाइट होना चाहिए। अगर इसका बोल्ट प्रॉपर टाइट नहीं होता है या ये फ्री नहीं होता है तो आपकी गाड़ी की टाइम मशीन जल्दी खराब होगी और साउंड भी करेगी। तो इसका ध्यान रखें, इसका बोल्ट प्रॉपर तरीके से टाइट होना चाहिए और एक टाइट होने के बाद गाइड इसका बिल्कुल फ्री होना चाहिए। बाकी गाइड के बारे में हम जब हेड सिलेंडर फिट करेंगे उस टाइम पे डिटेलिंग में बात करेंगे। अभी हम क्लच की बात कर रहे हैं तो क्लच की डिटेलिंग की बात करते हैं। इसका ऑफिशियली नेम है स्प्रॉकेट केम ट्राइब, बट इसको अनऑफिशियली बोला जाता है टाइमिंग चेन गरारी। ये 16 दांतों की होती है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, ये टाइम मशीन को रोटेट करती है क्योंकि इसके ये क्रैंक के ऊपर लगी होती है। क्योंकि क्रैंक घूमती है इसीलिए ये घूमती है, और ये घूमती है इसलिए टाइम मशीन घूमती है। क्योंकि सारे पार्ट आपस में सिंक्रोनाइज हो रखे हैं इसलिए एक दूसरे पे डिपेंड है। बट इंपॉर्टेंट है इसका वर्क क्या है, इंपॉर्टेंट ये है। तो इसका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइम मशीन को रोटेट करती है। और अगर ये टेढ़ी हो जाती है बहुत चलने के बाद, इसके जो टीथ हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, जैसे ड्राइव चेन स्प्रॉकेट के टीथ टेढ़े हो जाते हैं ऐसे ही इसके टेढ़े हो जाते हैं। जब ये टेढ़े हो जाते हैं तो टाइम मशीन में वाइब्रेशन पैदा होती है जिसकी टाइम मशीन जल्दी खराब होती है और साउंड भी करती है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें, अगर इसके टीथ टेढ़े हो गए हैं तो इसको चेंज कर दें। अगर आप इसे चेंज नहीं करते हैं तो टाइम मशीन जल्दी खराब होगी और टाइम मशीन के अंदर हल्का ढीलापन रहेगा जिसकी टाइम मशीन साउंड भी करेगी और वाइब्रेशन भी करेगी। तो दोस्तों इसका ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दिखाए गए तरीके से इसको फिट करें। दोस्तों ये है केम चेन, जैसे हम टाइमिंग चेन भी बोलते हैं। दोस्तों टाइमिंग चेन पल्सर 220 के अंदर 100 लिंक की होती है। ये टाइमिंग चेन 100 लिंक की टाइमिंग चेन है क्योंकि ये पल्सर 220 की हम बात कर रहे हैं। बाकी इसको चेक करने का तरीका तो आपको सिंपल सा ही है। गाड़ी में अगर ये साउंड कर रही है, सब कुछ ठीक है, तो ये खराब है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, टाइमिंग चेन ठीक होती है लेकिन फिर भी साउंड कर रही होती है किसी और रीजन से, जैसे टाइमिंग चेन टेंशनर खराब हो या टाइमिंग चेन गाइड खराब हो या टाइमिंग चेन प्रॉपर तरीके से कंप्रेस या टाइट नहीं हो पा रही है। तो उसके और भी की रीजन होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी अगर फिर भी टाइमिंग चेन आवाज कर रही है, आपको चेक करनी है ये खराब है सही है, तो इसका एक तरीका है, एक बेसिक तरीका है। इसके आप इसकी लेंथ को इसको उंगली में या किसी चीज में हुक में फंसा लें और लटका लें किसी चीज में। लटकाने के बाद इसमें कम से कम 250 ग्राम इसके ऊपर वजन नीचे से वेट को खींचें और खींचने के बाद उसके हाइट चेक करें कितनी है और फिर एक नई लें, उसकी हाइट चेक करें। जिसकी हाइट ज्यादा होगी वो खराब होगी क्योंकि लिंक जब खिंचती है तो लेंथ बढ़ती है उसकी, और लेंथ बढ़ने से खींचने से ही पता लगता है। तो वेट डालने से एग्जैक्टली आपको पता लगेगा कि कितनी कटी है। बाकी अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो तरीके से बना के दे दूंगा। तो आप इसे दिखाए गए तरीके से फिट करें। दोस्तों ये है प्राइमरी गियर और स्क्वायर की। दोस्तों दिखाए गए तरीके से इसको लगाएं और ये एरो का ध्यान रखें, लगाते समय ये एरो हमेशा बाहर रहना चाहिए क्योंकि आगे जाके इसकी हम बात करेंगे इस एरो के बारे में। और एक चीज और, इस प्राइमरी गियर में होता क्या है, ज्यादातर ये कट जाता है क्योंकि देखो पार्ट जो भी होगा चलेगा तो घिसेगा, घिसेगा तो सिंपल सी बात है उसकी लाइफ कम होगी, उसकी जो ग्रिपिंग है वो कम होगी। अगर ग्रिपिंग कम होगी तो बीच में गैप आएगा, डिस्टेंस आएगा, जिससे वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन होगी तो साउंड बढ़ेगा, साउंड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा वीक होगी। तो दोस्तों ये ज्यादा खराब जब होता है जब इसकी एक लाइफ होती है 50,000, 60,000, 40,000, मतलब 40,000 के ये जो पुर्जा है 40,000 के बाद ही खराब होता है। अदरवाइज अगर पहले खराब हो रहा है तो इसका बहुत बड़ा एक रीजन होता है, इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल लगा होता है। उसके नट को खोलने के लिए जिन पे प्रॉपर औजार नहीं होते वो वहां पे पेचकस लगा देते हैं। हॉजिंग की गरारी के और इस गरारी के बीच में एक पेचकस या नट लगा दिया है, बोल्ट लगा दिया, जिसकी वजह से इसके दांत जो टीथ होते हैं वो पे निशान आ जाता है। उसके बाद इसकी बैंड बज जाती है और इसमें बहुत ज्यादा साउंड आता है। सॉरी मैंने ये बात बोला कि बैंड बज जाती है क्योंकि मेरे को बड़ा गुस्सा आता है ऐसे जब चीजें मैं देखता हूँ कि यार ये गलत है, अच्छी चीज को खराब कर दिया। अब ये चाहे किसी वजह से हुआ हो तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल अगर आप इसको बाहर निकाल रहे हैं तो प्रॉपर टूल्स के साथ ही इसको खोल के बाहर निकालें। अगर आप गलत टूल का उपयोग करते हैं या नटवर्ट को लगाते हैं जब भी ज्यादातर खराब होता है और फिर इसमें साउंड आने लगता है और साउंड आता है तो बहुत बेकार लगता है। लेकिन आगे जाके वो बढ़ता जाता है तो फिर वो डिटेलिंग में आता है और जो बढ़ता है तो कभी कभार तो ऐसी गाड़ी फंस जाती है कि साउंड ही समझ नहीं आता लोगों की काय का साउंड है। कभी कुछ चेंज करते हैं कभी कुछ चेंज करते हैं, ऐसे डिफरेंट साउंड आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। तो मोस्टली ये खराब जब ही होता है, अदरवाइज इसकी लाइफ जो है 50,000
50,000 किलोमीटर के आसपास है, उससे पहले खराब नहीं होता और उसके आगे और ज्यादा ही चलता है। बाकी ये आपको अगर डालना है तो क्लच हाउसिंग के साथ कंप्लीट डालें, सिंगल ना डालें। क्लच हाउसिंग के और इसकी दोनों का इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनाइज होना, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों ही प्रॉपर नए होने चाहिए। एक नया एक पुराना होगा तो वो सेटिंग प्रॉपर साउंड नहीं निकल के आएगा जो आना चाहिए, तो इसका ध्यान रखें। सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है कि इसको जब खोलें, बाहर निकालें टाइम मशीन वगैरह डालने के लिए, तो इसका एक प्रॉपर टूल आता है जिसे हम प्राइमरी गियर होल्डर पुलर बोलते हैं, वो अलग से मिल जाता है बहुत इजीली। उसे लगा के ही इसे खोलें, इसमें कोई बोल्ट ना फंसाएं, कोई पेचकस ना फंसाएं, इसका ध्यान रखें। तो दोस्तों इसको दिखाए गए तरीके से फिट करें और आगे चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये है सीजर गियर, जिसे अनऑफिशियली बोलते हैं, बट इसका ऑफिशियली नाम है बैलेंसर आइडलर गियर। लेकिन इसको जो ये फेमस है, इसका एक ही नाम फेमस है, सीजर गियर। तो नाम के अंदर नहीं जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये इसका काम और इसका चेक करने का तरीका और इसमें क्या क्या कमियां होती हैं जो ये ख़राब हो जाता है और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है उस पर बात करते हैं। और इसकी क्या टाइमिंग होती है, वो बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर वो रहस्य खत्म करने की और अपनी सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके स्पेयर पार्ट्स की। ये कंप्लीट भी आता है और इसके दोनों गरारी और स्प्रिंग और लॉक ये अलग से भी मिल जाते हैं। इसमें ज़्यादातर इसकी जो गरारियाँ हैं लेफ्ट राइट की खराब हो जाती हैं, और या फिर इसकी स्प्रिंग अंदर जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, टूट भी जाती है। गलत टाइमिंग मिला के इसको हम लगा दें तो ये जल्दी खराब हो जाता है, और अगर हमने इसको ज़्यादा टाइमिंग पे लगा दिया है तो ये खराब होगा, कम टाइमिंग पे लगा दिया तो ये जल्दी खराब होगा। और अच्छा, ज़्यादा टाइमिंग पे ये साउंड करेगा, कम टाइमिंग पे भी साउंड करेगा, लेकिन साउंड में डिफरेंस हो। उस अगर आप इसे 3 दांते एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको लगाते हैं दोनों साइड सेम रख के, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी, साउंड भी बहुत प्यारा निकलेगा। 220 सीसी के अंदर अगर आप इसे कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो 220 सीसी में दोस्तों वो परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दे पाएगा, जो इसका जो वर्क है वो एक्चुअली वो नहीं कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों इसको दिखाए गए तरीके से फिट करो। तो दोस्तों बात करते हैं क्लच हाउसिंग की। क्लच हाउसिंग के अंदर दोस्तों 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एकदम सबसे पहले तो इसका जो हाउसिंग के इनसाइड है, यहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, जहाँ पे क्लच प्लेटें बैठती हैं, आप सेंटर बैठते हैं, इनके यहाँ पे अगर गड्ढे पड़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम चलता है, चलते चलते इसमें निशान आने लगते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते वो गहरे हो जाते हैं, उसको हम गड्ढे बोल रहे हैं एक्चुअल में। तो जब वो गड्ढे हो जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, क्लच प्लेट का जो आउटर एरिया होता है वहाँ फंसने लगता है। जब आप क्लच को दबाते हैं तो क्लच प्लेटें मूव होती, तो जब अंदर बाहर वो मूव होती हैं, तो मूव होने के दौरान अगर वो गड्ढे में फंस रही है या गड्ढे में अटक के चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी का गियर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा गियरों पे। क्योंकि क्लच दबाने के बाद गियर बहुत सॉफ्ट डलते हैं, और क्लच अगर नहीं दबाओगे तो गियर हार्ड डलेंगे या फिर गियर डलेंगे ही नहीं। अगर ऐसा हो रहा है आपकी गाड़ी में, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे गियर बहुत हार्ड डल रहे हैं या फंस रहे हैं या अटक रहे हैं, तो दोस्तों आई एम श्योर कि आपकी गाड़ी की क्लच हाउसिंग में 100% प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो गियर में प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो गियर हाउसिंग के क्लच हाउसिंग के अंदर ही आती है। उसके बाद आगे जाके फिर वो और जगह फैलने लगती है, फिर आप गियरों को यूज़ करने लगते हैं, फिर वो हार्ड यूज़ करते हैं, फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। मोस्टली लोग इस पर इग्नोर करते हैं, लेकिन आप इसे इग्नोर ना करें। आप क्लच हाउसिंग को हमेशा चेक करें। अगर आप क्लच प्लेटें डाल रहे हैं गाड़ी के अंदर तो उसके इन साइड में वहाँ पे निशान अगर रखे हैं, अगर गड्ढे आ रखे हैं, तो आप उसे चेंज करें हाउसिंग को। आप नहीं करते हैं तो डैम श्योर गियर में प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसका आप ध्यान रखें। और दोस्तों दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, इसकी जो गियर होता है, वो जो बाहर वाली गरारी है, ये लूज़ हो जाती है, इसमें प्ले आ जाती है, या फिर ये कट जाती है। लेकिन ज़्यादातर इसमें प्ले आती है। कटने का तो ऐसा है कि बहुत लाइन चलता है, 50, 60, 40 हज़ार किलोमीटर से पहले कटता ही नहीं है। लेकिन अगर ये लूज़ हो रहा है तो लूज़ जल्दी होने के बाद ही आवाज़ करने लगता है,
जैसे ऐसे आवाज है इम्पैक्ट वाला, जैसे हथौड़े की आवाज आ रही है, धड़ 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 खड़ खड़ खड़, जैसे सीजर की टाइमिंग आउट हो जाती है, उस टाइप की इसमें आवाज नहीं लगती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। अगर आपकी गाड़ी में ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो चीजें जरूर चेक करें। अदरवाइज अगर ये दोनों चीजें ठीक है तो दिखाए गए तरीके से इसको लगाएं, और लगाते समय टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें। जिसकी चीज मैंने पिछले भी जिक्र किया था पिछले वीडियो में, इसके अंदर दो चीजें टाइमिंग मिलानी पड़ती हैं। एक तो क्रैंक का टॉप डेट सेंसर, दूसरा इसके अंदर बैलेंस की टाइमिंग जो एरो दिखाया था मैंने। ये दोनों टाइमिंग मिलाने के बाद ही आप इस खोज इनको बैठाएं, और तो आप इसको देखें, दिखाए गए तरीके से इसको बैठाएं। दोस्तों अब बात करते हैं क्लच प्लेटों की। ये है क्लच प्लेटें। अगर आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें खराब हैं तो आपकी गाड़ी में पिकअप ड्रॉप हो जाएगा, गाड़ी हीट करेगी, ओवर रेस करेगी, और इंजन बहुत ज्यादा साउंड करेगा, और एवरेज भी कम हो जाएगी। और अगर एवरेज कम होती है तो ऑटोमेटिकली आपका लॉस होगा। कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ड्राइविंग का वो खत्म हो जाएगा गाड़ी के अंदर। ऐसा लगेगा जैसे साए साए टाइप की आवाज आएगी इंजन के अंदर आपकी 220 की गाड़ी के अंदर। बाकी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम गाड़ी में आएगी वो पिकअप ड्रॉप होगा, पिकअप की प्रॉब्लम आएगी। क्लच प्लेटें अगर आप लगा रहे हैं तो लगाते समय क्लच प्लेटों का एक ध्यान रखें, क्लच प्लेटें टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। टेढ़ी होंगी तो भी गाड़ी में गियर बहुत ज्यादा हार्ड डलेंगे, गियर फंसेंगे, ऐसा लगेगा जैसे गियर मतलब जबरदस्ती आपको डालने पड़ रहे हैं, स्मूथनेस नहीं रहेगी गियरों के अंदर। क्लच प्लेटें अगर आप टेढ़ी डालते हैं तो टेढ़ी होती नहीं है, आप जानबूझ के नहीं डालेंगे। होता क्या है, कभी कभार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट या पैकिंग में आई और दब गई किसी रीजन से, या किसी कार्टून के अंदर दब गई, टेढ़ी हो गई, तो आपने इस पर ध्यान न दिया, इग्नोर कर दिया इसको, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आएगी गियर की। तो आप इसका ध्यान रखें, क्लच प्लेट जब भी फिट करें वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्लेटें हमेशा ओरिजिनल यूज करें, जेन्युइन ओईएम। ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा आपको लगता है कि हल्की फुल्की है, बिल्कुल बहुत बाल बराबर बैंड है तो चल जाएगी, दोस्तों बिल्कुल ऐसी गलतफहमी में मत रहना। अगर एक सूत भी बैंड है क्लच प्लेट कहीं से भी तो वो नहीं चलेगी, उससे गियर में प्रॉब्लम आएगी और इसकी लाइफ भी कम हो जाएगी क्लच प्लेटों की। और अगर आप उसे सीधा करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों कामयाब नहीं हो पाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, टेम्पर आ जाएगा उसके अंदर, वो सीधी नहीं हो पाएगी। तो आप बिल्कुल भी कोई कंप्रोमाइज ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में कोई दाग ना आए, काम खराब ना हो, परफॉर्मेंस अच्छी आए, कस्टमर का जो पैसा है अवेलेबल हो, तो आप क्लच प्लेटों में कोई कंप्रोमाइज ना करें। और वो हल्की एक बाल बराबर भी बैंड है तो उसे आप चेंज कर रहे हैं। करते हैं दोस्तों हब की, सेंटर की, प्रेशर प्लेट की, ये तीन चीजें और इसके अंदर लगती हैं। दोस्तों हब में क्या होता है, साइडों से हब कट जाता है, जहां पे क्लच प्लेट बैठती है, रेस्ट होती है, वहां से क्लच प्लेटें जैसे घिसती हैं, मूव होती हैं, आगे पीछे चलती हैं, तो इस तरीके से हब जो है वो कट जाता है। और हब कटने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है गाड़ी की रॉन्ग ड्राइविंग हो, या आप क्लच दबा के गाड़ी चलाते हो, या गाड़ी ब्रेक मार के गाड़ी चलाते हो, मतलब ज्यादा लोड पड़ेगा इंजन के ऊपर तो क्लच हब जो है जल्दी कटेगा। हब कटने का एक ही रीजन होता है, लोड ज्यादा पड़ना। अगर इंजन का बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, प्रॉपर तरीके से क्लच का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, क्लच को नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हब जल्दी कटेगा। हब कटने का यही रीजन होता है, सेंटर भी और हब भी। अगर हब ज्यादा कट रहा है, सेंटर ज्यादा कट रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखिए, या तो रॉन्ग ड्राइव में गाड़ी चल रही है, या गाड़ी को आपने कहीं ना कहीं उसका ब्रेकिंग सिस्टम ठीक से नहीं उसका काम कर रहा, व्हील जाम चल रहा है, या फिर ब्रेक पे पैर रख के आप गाड़ी को चला रहे हैं। क्योंकि इंजन पे लोड पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्लच प्लेट का जो हब है वो जल्दी कटेगा। लेकिन दोस्तों सेंटर के साथ उल्टा होता है, सेंटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब आप क्लच को प्रेस करते हो तो सेंटर ही आगे पीछे होता है, हब नहीं होता, तो सेंटर ऑटोमेटिकली कटता ही है ज्यादा, और सबसे ज्यादा सेंटर ही कटता है, हब भी कम कटता है। हब कटने का रीजन आपको बता चुका हूं मैं। और दोस्तों प्रेशर प्लेट का भी ध्यान रखें, अगर वो हीट हो गई है, मतलब काली हो गई है, तो उनको चेंज कर दें, अगर वो घिस गई है तो चेंज कर दें, और वो टेढ़ी का खासकर ध्यान रखें। क्लच प्लेट डाल रहे हैं तो प्रेशर प्लेट डालें ही डालें, क्योंकि अगर डालते समय टेढ़ेपन का जरूर ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब हम करेंगे इसका क्लच फिट, और आप देखिएगा इसको फिट करते हुए, और जिस तरीके से दिखाया गया कोशिश करिएगा फिट करा जाए उस तरीके से। और फिट करते समय जेटर का ध्यान रखिएगा। आप इसके अंदर जेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेटर ही जो इसमें इंजन ऑयल का लुब्रिकेशन होता है क्लच के अंदर, उसको प्रॉपर तरीके से पहुंचाते हैं। तो जेटर को सही से फिट करें दिखाए गए तरीके से। अगर जेटर गलत होगा तो ऑयल का लुब्रिकेशन का फॉल्ट आएगा, जिससे क्लच फिट जल्दी खराब होगी, गाड़ी हीट भी होगी। ठीक है दोस्तों। तो जेटर का मेन रोल है लुब्रिकेशन देना, ऑयल को क्लच को ऑयल देना। ठीक है दोस्तों। तो दिखाए गए तरीके से फिट करते हैं और आगे वीडियो में बढ़ते हैं।
इसके नट का ध्यान रखें दोस्तों, इसके नट में कट लगा होता है, इसकी पहचान है क्योंकि ये उल्टी चूड़ी का होता है, एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है। तो दोस्तों इसको टाइट करें दिखाए गए तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों यह क्लच होल्डर, स्प्रिंग कैपेसिटी क्लच और बोल्ट। दोस्तों इसको लगाएं, दिखाए गए तरीके से फिट करें। दोस्तों इसको फिट करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो स्प्रिंग प्रॉपर तरीके से बराबर बैठाएं, सब जगह से स्प्रिंग अंदर बाहर ना निकली हो। और इसके बोल्टों को जब टाइट करें तो क्रॉस वाइज टाइट करें। अगर एक साइड से प्रेशर ज़्यादा डाल देंगे तो प्लेट एल्युमिनियम की होती है, टूटने के चांस रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और स्प्रिंग को बैठा के ही फुल टाइट करें, अदरवाइज टाइट ना करें, टूट सकती है प्लेट। और क्लच भी ठीक से काम नहीं करेगा अगर आप इसे ठीक से नहीं बैठा के टाइट करेंगे तो। सेंट्रीफ्यूगल रोटर फिल्टर, उसकी कैप, बोल्ट, स्प्रिंग और नट, इसको लगाएं दोस्तों दिखाए गए तरीके से। दोस्तों हमेशा स्पेयर पार्ट जो भी फिट करें इंजन के अंदर लुब्रिकेंट करके ही फिट करें, क्योंकि जब आप इसे फिट करेंगे लुब्रिकेंट करके तो जब इसमें इंजन ऑयल डालेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लगता है प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेंट होने में सारे पुर्जों को। उससे पहले वो ड्राई चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो कटेंगे। तो दोस्तों लुब्रिकेशन का ध्यान रखें। लुब्रिकेशन और इंजन में साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा जब भी इंजन फिट करें या कराएं। बाकी दोस्तों इसके सेंट्रीफ्यूगल के नट को टाइट कर दें घड़ी की सीधी दिशा में घुमा के दिखाए गए तरीके से। ये दोस्तों इसकी प्लेट है सेंट्रीफ्यूगल की। दोस्तों प्लेट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पैकिंग और एक प्लंजर बीच में लगा हुआ है जो एक लॉक के साथ फंसाया हुआ है। ये प्लंजर का लॉक है, ये स्प्रिंग और प्लंजर है। इसकी स्प्रिंग का ध्यान रखें, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए जोर से ज़्यादा, ये दबाएं तो ऊपर वापस आना चाहिए प्लंजर। और लॉक का ध्यान रखें वो ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉक निकल गया तो प्लंजर लूज हो जाएगा या बाहर आ जाएगा। प्लंजर अगर बाहर नहीं आया, लॉक अगर क्रैंक में फंस गया तो कहीं ना कहीं उसमें ऑयल जाना बंद हो जाएगा क्रैंक के अंदर, जिससे कनेक्टिंग रॉड क्रैंक की जल्दी खराब हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्लंजर की एक छोटी सी गलती से इसकी कनेक्टिंग रॉड खराब हो सकती है, लेकिन जल्दी से ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन ये चीज़ नोटिस करने वाली है, इसका ध्यान रखें। बहुत रियर केस है जिसमें ऐसा हुआ है आज तक, अदरवाइज सबसे ज़्यादा तो इसमें डस्ट भर जाती है। तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। दोस्तों ये है ऑयल पंप। इसके अंदर इसकी जाली है, लॉक है, 3 बोल्ट हैं और एक डाउल पिन है। दोस्तों इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि एक दूसरे से सारी चीज़ जुड़ी हुई है। दोस्तों बात करते हैं इसके ऑयल पंप की असेंबलिंग की। तो दोस्तों असेंबलिंग के टाइम पे इसका ध्यान रखें, इसकी जाली फटी नहीं होनी चाहिए, जाली ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, लॉक के अंदर टेम्पर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, और डाउल पिन इसमें लगी होनी चाहिए। जाली अगर इसकी फटी होगी दोस्तों तो ऑयल विदाउट फिल्टर होकर अंदर जाएगा, जिस वजह से क्रैंक जल्दी खराब हो जाएगी। और दोस्तों अगर जाली ब्लॉक होगी तो दोस्तों ऑयल प्रॉपर तरीके से जा नहीं पाएगा, जिस वजह से गाड़ी के अंदर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, गाड़ी हीट होगी, इंजन साउंड चेंज हो जाएगा और गाड़ी का इंजन जल्दी खराब भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका ध्यान रखें। और हमेशा इसको जब भी क्लच को खोलें तो इसकी जाली को खोल के साफ़ करें और ठीक से चेक कर लें पूरे ऑयल पंप को, कहीं से ब्रेक तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें, इसको चेंज कर दें, क्योंकि ये पूरे इंजन की जान है, इसी के ऊपर इंजन पूरा चल रहा है। ये खत्म तो इंजन खत्म। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों दिखाए गए तरीके से इसको असेंबल करें और फिट करें।
दोस्तों ये है सीजर के कैप, डॉल पिन 2 और 3 बोल्ट। दोस्तों कैप के बैरिंग का ध्यान रखें, टूटा नहीं होना चाहिए, इसके रूलर पूरे होने चाहिए। अगर ये टूटा होगा या रूलर पूरे नहीं होंगे तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, जिस वजह से इसका सीजर साउंड करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और दोनों पिन डाउन लगाएं। अगर ये नहीं लगाते तो पोजीशन आउट हो जाएगी, जिससे इसका बैरिंग जल्दी टूट जाएगा। एक ये वार्सल लगाएं, अगर ये नहीं लगाते हैं तो इसका लॉक जल्दी घिस जाएगा, जिसकी कैप को जल्दी तोड़ देगा। तो एक चीज़ सारी चीज़ डिपेंड है, मतलब डिटेलिंग पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इसी का ध्यान रखें और दिखाए के तरीके से इनको फिट करें। दोस्तों ये है सेल्फ की स्टार्टर मोटर, इसको क्लच कवर लगाने से पहले लगा लें। दोस्तों ये है बैरिंग ठेसी होल्डर प्लेट का, इसको लुब्रिकेट करके लगाएं। दोस्तों ये है डाउल पिन क्लच कवर की, इनको भी लगाएं दिखाए गए तरीके से। दोस्तों ये है गैस्केट क्लच की, इसको भी लगाएं ठीक से दिखाए गए तरीके से। दोस्तों ये है क्लच कवर, इसमें साफ सफाई का ध्यान रखें दोस्तों, इसके प्लंजर का भी सफाई का ध्यान रखें, इसके पाइपों का ध्यान रखें, इसके बोल्टों की सीलिंग का ध्यान रखें, टाइट होने चाहिए दोस्तों पूरे। मेन इंपॉर्टेंट इसका प्लंजर, इसके हॉल है, इनमें लुब्रिकेशन जाता है इसलिए क्लीन होने चाहिए, इस पर हवा मार दें जरूर। बाकी इसको दिखाए गए तरीके से लगाएं दोस्तों। दोस्तों सेल्फ कैप है, इसको भी लगा दें दिखाए गए तरीके से। बाकी दोस्तों ये था पार्ट 2। पार्ट 3 के अंदर हम इसका हेड सेंटर फिट करते हुए दिखाएंगे। आप देख ही रहोगे वीडियो के अंदर हेड सेंटर इसका फिट हो चुका है। एक्चुअली हमने क्लच कवर लगा दिया था, बाद में लास्ट में लगाया है, लेकिन हमने इस वाले पार्ट में दिखा दिया क्लच कवर लगाते हुए, क्योंकि हम क्लच को दिखा रहे थे। बाकी दोस्तों इसका हम पार्ट 3 जल्दी जल्दी डाल देंगे। और आप दोस्तों पार्ट 2 को अगर अच्छे से प्यार देंगे, अच्छे से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो दोस्तों डेफिनेटली मैं पार्ट 3 भी इसका डालूंगा। बस दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको किसी चैनल पे इंजन पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें कौन से इंजन पे वीडियो चाहिए। जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे जिस इंजन पे, उस पे इंजन पे मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। बाकी दोस्तों इंजन बनाने की वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है दोस्तों। मेरे टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज रहती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम निकाल के वीडियो बना के दूँ, आप लोगों को नॉलेज दूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ, और मैं खुद भी अपने आप को इम्प्रूव करूँ। और दोस्तों मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।